कहानी की शुरुआत में हम डैनी नाम के एक चोर को देखते हैं। डैनी लॉस एंजलिस शहर का सबसे बड़ा चोर है। डैनी ने 17 साल की उम्र से ही चोरी करनी शुरू की थी और अब तक डैनी 37 बैंकों को लूट चुका है। डैनी अपना काम इतनी सफाई से करता है कि दुनिया की कोई भी पुलिस उसे आज तक पकड़ नहीं पाई। आज भी डैनी लॉस एंजलिस शहर के एक बैंक, जिसका नाम फेडरल बैंक है, उसे लूटने जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बात से अनजान डैनी कि ये शायद उसकी जिंदगी की आखिरी चोरी होने वाली है। डैनी बेखौफ होकर अपने सभी साथियों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन अभी इनका एक साथी कम पड़ रहा था और तभी डैनी से मिलने उसका सौतेला भाई विल आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनी और विल दोनों के पिता भी एक चोर थे, जिस वजह से डैनी अपने पिता से इंस्पायर होकर इतना बेहतरीन चोर बन पाया था। लेकिन विल को अपने पिता के चोरी के काम से नफरत थी, इसलिए उसने अपना अलग रास्ता चुना और आर्मी में भर्ती हो गया था। रिटायर होने के बाद विल की फाइनेंशियल स्थिति काफी खराब चल रही थी और उसकी पत्नी को कैंसर की बीमारी है, जिस वजह से आज विल पूरी उम्मीद लेकर डैनी के पास आया है ताकि डैनी उसे कुछ पैसे उधार दे दे, जिससे वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। लेकिन डैनी के पास अभी इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं थी। डैनी विल से कहता है कि अभी वो एक बैंक लूटने जा रहा है जिसमें $32 मिलियन मौजूद है और उसको विल की मदद चाहिए क्योंकि इनका एक बंदा कम पड़ रहा है। अगर विल उसकी इस चोरी में मदद करेगा तो डैनी उसे भी चोरी का एक बड़ा हिस्सा देगा। पहले तो विल ये चोरी करने से मना कर देता है, लेकिन जब डैनी उससे कहता है कि ये चोरी करने के बाद विल अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे सकेगा और अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिताएगा, तब विल भी हालातों से हारा हुआ ये चोरी करने के लिए मान जाता है। आने वाली मुसीबत से अनजान यह लोग एक ट्रक में बैठकर बैंक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अब क्योंकि चोरों की लिस्ट में डैनी का नाम सबसे ऊपर था, इसलिए पुलिस उस पर पहले से ही नजर गड़ाए बैठी थी। पुलिस को पता था कि इतनी बड़ी रकम को डैनी लूटने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए पहले से ही बैंक के बाहर कुछ ऑफिसर मौजूद थे। सब कुछ डैनी के प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। वो और उसके साथी बैंक को हाईजैक कर लेते हैं, इससे पहले कि ये लोग यहाँ से चोरी करके निकलते। उससे पहले ही यहाँ पर एक ऑफिसर जैक अपने साथी मार्क के साथ आ जाता है। जैक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, लेकिन वो देखता है कि बैंक बंद पड़ा है और तभी डैनी उसके पास आता है। जैक कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। डैनी भी उसे अंदर आने देता है और जैसे ही जैक अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, पीछे से डैनी उस पर गन तान देता है और चुपचाप खड़े रहने के लिए कहता है। जैसे ही डैनी और उसके साथी सारा पैसा बैग्स में भरकर निकलने लगते हैं, तभी जैक का साथी जो बाहर खड़ा था उसे पता चल जाता है कि अंदर चोरी हो रही है और जैसे ही वो अपनी गन निकालकर गोली चलाने वाला था, तभी डैनी का ट्रक वाला साथी आकर उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे मार्क पीछे जा गिरता है। अब बैंक के बाहर पहले से ही मौजूद पुलिस भी सक्रिय हो जाती है, जिससे चोर और पुलिस का खेल शुरू हो जाता है। अब पुलिस की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो डैनी के सभी साथियों को एक एक करके मार देते हैं, लेकिन डैनी और उसका भाई विल बिल्डिंग के अंदर जैक के साथ ही थे और जब इनको पता चलता है कि इनके सारे साथी मर चुके हैं और पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है, तो दोनों पैनिक हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक डैनी पर हमला कर देता है। सिचुएशन को हाथ से निकलते देख विल ना चाहते हुए भी जैक के लात में गोली मारता है और दोनों उसे मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं। उसी वक्त मार्क जैक को घायल पड़ा देखकर तुरंत एम्बुलेंस को अंदर बुलाता है और जब एम्बुलेंस जैक को लेकर बाहर निकल रही थी, तभी डैनी अपना शातिर दिमाग चलाता है। वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को नीचे उतारकर उसे एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और पैरामेडिक कैम को हॉस्टेज बना लेता है। अब जब यह लोग बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी पुलिस इन्हें घेर लेती है। डैनी चुपचाप एक कोने में छुपकर कैम को बंदूक के नोक पर रख लेता है। जब पुलिस चेकिंग करने लगी तो कैम उन्हें इमरजेंसी का बहाना बनाकर एम्बुलेंस को छोड़ने के लिए कहती है। पुलिस भी अपने साथी को घायल देखकर उन्हें जाने देती है। बैंक से निकलते ही डैनी और विल खुश होने लगते हैं, लेकिन असली मुसीबत तो अभी आने वाली थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर होश में आते ही पुलिस को बता देता है कि चोर उस एम्बुलेंस में ही मौजूद थे। जैसे ही मॉनरो को एम्बुलेंस का पता चला, उसने शहर की सारी पुलिस को एम्बुलेंस को ढूंढने के काम पर लगा दिया और हेलीकॉप्टर की मदद से पुलिस को उन्हें ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन पुलिस सीधा एम्बुलेंस पर हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर उनका एक ऑफिसर जैक और पैरामेडिक कैम मौजूद थी। इसलिए पुलिस ने एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर कर डैनी और विल को सरेंडर करने पर मजबूर करवाना था। लेकिन ना समझ पुलिस नहीं जानती थी कि एम्बुलेंस का ड्राइवर कोई आम बंदा नहीं, बल्कि एक खतरनाक मरीन है जिसने अपनी आधी से भी ज्यादा जिंदगी युद्ध के मैदान में बिताई थी। इसलिए विल सामने से आ रही गाड़ियों को देखकर घबराता नहीं, बल्कि पुलिस को साइड हटने पर मजबूर कर देता है, जिससे पुलिस की दोनों गाड़ियां बुरी तरह कंक्रीट से टकरा जाती हैं।
अब जब डैनी को पता चलता है कि वो दोनों पुलिस से ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते, क्योंकि कुछ देर चलने के बाद तो एम्बुलेंस का भी पेट्रोल खत्म होना ही है, इसलिए डैनी अपने सबसे भरोसेमंद साथी पापी को कॉल करता है। डैनी कहता है कि उसे मदद की जरूरत है और पापी को बहुत सारी एम्बुलेंस का जुगाड़ करना है, जिससे वो अपनी एम्बुलेंस को छुपाकर पुलिस को दूसरी नकली एम्बुलेंस दिखा के चकमा दे सके। इसके साथ ही डैनी उसे एक हथियारबंद एम्बुलेंस और एक गाड़ी को भी तैयार करने के लिए कहता है। पापी डैनी की मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो चुराए गए पैसों में से आधा हिस्सा मांगता है। कोई और रास्ता न होने की वजह से डैनी पापी को आधा हिस्सा देने के लिए मान जाता है। वहीं पुलिस एम्बुलेंस का पीछा करते हुए काफी करीब आ जाती है और इस बार सबसे आगे जैक का साथी मार्क होता है। मार्क गाड़ी को फुल स्पीड पर चलाकर एम्बुलेंस का तेजी से पीछा कर रहा था। डैनी रेडियो से कनेक्ट होकर मनरो को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन मनरो उसकी बात नहीं मानता। इसलिए डैनी मार्क की गाड़ी पर गोलियां चला देता है। गोलियां लगते ही पीछे वाली सीट पर बैठा कुत्ता जाग जाता है। ये कुत्ता मनरो का था। मनरो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो मार्क को तुरंत रुकने के लिए कहता है, जिससे डैनी और विल को एक बार फिर से भागने का मौका मिल जाता है। वहीं अब पुलिस के साथ इस केस में FBI एजेंट एंसन भी शामिल हो जाता है। एंसन बताता है कि वो डैनी के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा है। डैनी ने जानबूझकर कानून की पढ़ाई की थी ताकि वो पुलिस के तौर तरीके सीख सके। उसने 37 से भी ज्यादा बैंकों को लूटा है और वो आज तक पकड़ा नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस के अंदर गोलीबारी के दौरान जैक को भी एक गोली लग गई थी, जिससे उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी। कैम कहती है कि उन्हें जल्दी से जैक को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन डैनी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। डैनी कैम के मोबाइल से उसके डॉक्टर से बात करवाकर खुद ऑपरेशन करने के लिए कहता है। पुलिस भी रेडियो पर उनकी सारी बातें सुन रही होती है, इसलिए वो कुछ समय के लिए अपनी गाड़ियों को धीरे कर लेती है ताकि ऑपरेशन बिना किसी दिक्कत के हो जाए। कैम देखती है कि गोली जैक की स्प्लीन के अंदर लगी है। डॉक्टर कहते हैं कि कैम को गोली ध्यान से निकालनी होगी, क्योंकि अगर गलती से भी स्प्लीन फट गई तो उसे 60 सेकंड के अंदर वापस बांधना होगा, नहीं तो जैक की मौत हो जाएगी। कैम सावधानी से गोली को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी सावधानी के बाद भी कैम से स्प्लीन फट जाती है और तभी लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो जाती है। लेकिन कैम बिना घबराए अपने हेयर क्लिप से स्प्लीन को वापस जोड़ देती है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस जब डॉक्टर से कॉल करके पूछती है, डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे मुश्किल हालात में जैक का बचना नामुमकिन है। अब पुलिस को लगता है कि जैक मर चुका है और कैम उसे नहीं बचा पाई। इससे मनरो काफी गुस्सा हो जाता है और अब पुलिस बिना देर किए सीधा हमला करने का फैसला करती है। वही एम्बुलेंस के अंदर डैनी विल को एक पुल के नीचे चलने के लिए कहता है, क्योंकि डैनी ने पापी के आदमियों को वहीं पर मिलने के लिए कहा था जहां से वो पुलिस को चकमा देकर निकल जाएंगे। लेकिन पुलिस ने पहले ही अपने स्नाइपर्स को रास्ते में बैठा दिया था और मनरो ने शूट करने का ऑर्डर भी दे दिया। अब बस स्नाइपर्स एम्बुलेंस के आने का इंतजार करने लगते हैं और तभी FBI एजेंट एंसन जैक के फोन पर कॉल करता है। सामने से कैम चुपचाप कॉल उठा लेती है। एंसन कैम को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि जल्द ही स्नाइपर्स उन पर गोलियां चलाने वाले हैं। लेकिन कैम कहती है कि इस सब में जैक का क्या होगा, क्योंकि जैक अभी भी जिंदा है। जब एंसन को पता चलता है कि जैक जिंदा है, वो तुरंत मनरो को बताता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्नाइपर्स अपनी पोजीशन लेकर गोली चलाने के लिए तैयार थे और तभी कैम चिल्लाकर डैनी और विल को नीचे झुकने के लिए कहती है। दोनों के नीचे झुकते ही स्नाइपर्स का निशाना चूक जाता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। अब डैनी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक तो उन्होंने जैक की जान बचाई थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मारने की कोशिश की। डैनी मनरो को कॉल करके उसकी बात कैम से करवा देता है और गुस्से में आकर कैम पर गोलियां चला देता है ताकि मनरो को डर का एहसास हो। लेकिन डैनी ये सब सिर्फ पुलिस को डराने के लिए कर रहा था, उसका कैम को मारने का कोई भी इरादा नहीं था। अब पुलिस भी डैनी की बात मानकर उनसे दूरी बना लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर विल तेजी से डैनी के बताए हुए पुल की ओर बढ़ने लगता है और कुछ ही देर में यह लोग एम्बुलेंस लेकर पापी के आदमियों के पास पहुंच जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक डैनी अपनी एम्बुलेंस पर ग्रीन कलर करवा कर निकलेगा और बाकी सब रियल एम्बुलेंस लेकर अलग अलग दिशा की ओर निकलेंगे। जैसे ही पुलिस दूसरी एम्बुलेंस को पकड़ने में बिजी होगी, तभी डैनी और विल यहाँ से भाग जाएंगे। डैनी ने एक स्पेशल एम्बुलेंस भी तैयार करवाई थी, जिसमें विस्फोटक बॉम्ब लगाए गए थे और इस एम्बुलेंस को पापी का बेटा रोबर्टो चलाने वाला था। अब तक पुलिस भी इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है
और इसके बाद डैनी अपने प्लान को अंजाम में लाता है। वो सभी एम्बुलेंस को अलग अलग दिशा की तरफ निकलने के लिए कहता है और खुद अपने दोस्त की एम्बुलेंस के पीछे निकलने लगता है। पुलिस एक एक करके सारी एम्बुलेंस को पकड़ना शुरू कर देती है। पुलिस डैनी के आगे चल रही उसके दोस्त की एम्बुलेंस को भी पकड़ लेती है। जब पुलिस उसके दोस्त की एम्बुलेंस में बिजी होती है तभी डैनी और विल चुपचाप पीछे से निकल जाते हैं। इसके बाद डैनी रोबर्टो को कॉल करके बता देता है कि वो सही सलामत निकल चुके हैं और रोबर्टो अब उस विस्फोटक एम्बुलेंस को पुलिस की तरफ छोड़कर खुद गाड़ी से कूद जाता है और जैसे ही एम्बुलेंस बिल्कुल पुलिस की गाड़ियों के पास जाती है वो रिमोट का बटन दबा देता है जिससे एम्बुलेंस में बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर घायल हो जाते हैं, लेकिन मार्क बदहोशी की हालत में रोबर्टो को भागते हुए देख लेता है। मार्क समझ जाता है कि धमाका रोबर्टो ने किया है, इसलिए वो अकेला ही उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। वहीं घायल पड़े पुलिस वाले अभी संभले भी नहीं थे कि तभी पापी के आदमी उन पर मशीन गन से लैस गाड़ी छोड़ देते हैं। गाड़ी पास आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देती है, जिसमें से कुछ गोलियां मनरो को लग जाती हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पापी पुलिस को ऐसे मरते देख बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि मार्क ने रोबर्टो का पीछा करके उसे पकड़ लिया था और दोनों की झड़प में गोली पापी के बेटे रोबर्टो को लग गई। जब पापी ने अपने बेटे को मरा हुआ देखा तो वो अंदर से टूट गया। वहीं डैनी और विल भी पुलिस से बचकर पापी के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वादे के मुताबिक डैनी को चुराई हुई रकम में से आधा हिस्सा पापी को देना था, लेकिन वो कैम और जैक को भी अपने साथ एम्बुलेंस में लाकर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब जब डैनी पापी को आधे पैसे दे रहा होता है तब पापी डैनी से कहता है कि मुझे पैसों के साथ एम्बुलेंस में मौजूद पुलिस वाला और लड़की भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरा अड्डा और काम देख लिया है और मैं उन्हें अब ऐसे नहीं जाने दे सकता। डैनी भी बिना झिझक के दोनों को यहीं छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन विल उन्हें ऐसे पापी के हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए डैनी और विल के बीच बहस होने लगती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। दोनों के अलग होते ही पापी अपने आदमियों से विल को मारने के लिए कहता है, लेकिन डैनी अपने भाई से बहुत प्यार करता था, वो उसे ऐसे मरने नहीं देना चाहता। इसलिए वो विल को इशारों में समझाता है कि दोनों एक साथ गोली चलाएंगे। इसके बाद दोनों एकदम से पापी के आदमियों पर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पापी के साथ उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। गोलियों की आवाज सुनते ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है। जैसे ही विल एम्बुलेंस का दरवाजा खोलता है, सामने से कैम बंदूक लेकर खड़ी थी। कैम को लगता है कि सामने कोई दुश्मन है, इसलिए वो हड़बड़ी में गोली चला देती है और गोली सीधा विल की छाती में जा लगती है। अब डैनी पीछे से आता है, इसलिए उसे लगता है कि गोली किसी पुलिस वाले ने चलाई होगी। वो जल्दी से सबको एम्बुलेंस में बिठाकर भाग निकलता है। डैनी पुलिस की परवाह किए बिना एम्बुलेंस को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगता है। वहीं विल अपनी आखिरी सांसों में भी एक पैसों की गट्टी उठाकर कैम के बैग में डाल देता है और कहता है कि इसे मेरी पत्नी को दे देना, इन पैसों से वो अपना कैंसर का इलाज करवा लेगी। इतना कहकर विल बेहोश हो जाता है। वहीं डैनी एम्बुलेंस को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन एम्बुलेंस से उतरने से पहले ही पुलिस इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। जब डैनी विल को देखता है तो विल सांस नहीं ले रहा होता। डैनी को लगता है कि विल मर चुका है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद डैनी नीचे उसी गन को देखता है जिससे विल को गोली मारी गई थी। डैनी समझ जाता है कि विल को गोली कैम ने मारी है और अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। डैनी कैम से कहता है कि बाहर निकलते ही वो सबसे पहले उसे मारेगा और फिर खुद को गोली मार लेगा, मतलब दोनों साथ में मरेंगे। ऐसा कहकर वो उसे दरवाजे के पास लेकर बैठ जाता है। इसके बाद डैनी दरवाजा खोलता है और हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये गोली कैम को नहीं बल्कि डैनी को लगती है, जो किसी और ने नहीं बल्कि डैनी के भाई विल ने ही चलाई थी। विल अभी भी जिंदा था और वो नहीं चाहता था कि किसी और मासूम की जान जाए, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर वो अपने ही भाई को गोली मार देता है। दर्द से तिलमिलाता डैनी जमीन पर गिर जाता है। ये डैनी की जिंदगी की पहली और आखिरी चोरी थी जिसमें वो असफल रहा, लेकिन डैनी अपनी अंतिम सांसों में भी विल से माफी मांग रहा होता है, क्योंकि उसी की वजह से विल इन सब में फंसा था। डैनी विल की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अपने भाई को सामने मरता देख विल फूट फूट कर रोने लगता है। अपनी जान की बाजी लगाकर जो पैसे इन्होंने चुराए थे वे अब रद्दी के भाव जमीन पर बिखरे पड़े हैं, लेकिन कैम विल को बचा लेती है और जो पैसे विल ने उसके बैग में डाले थे उन्हें वो विल की पत्नी को दे देती है। अब आखिर में हम देखते हैं कि FBI एजेंट जैक से पूछ रहा होता है कि उसे गोली किसने मारी, जिस पर जैक कहता है कि विल ने उसकी जान बचाई और डैनी ने उसे मारने की कोशिश की। जैक ये सब इसलिए कहता है क्योंकि विल ने उसे अपना खून देकर बचाया था। अब विल बेकसूर साबित हो जाता है और यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।